नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम आलेख लेखन के विषय में बात करेंगे। किसी भी विषय पर आलेख कैसे लिखा जाए, यदि यह आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी विषय पर आलेख किस प्रकार लिखा जा सकता है यह आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको आलेख लेखन से जुड़े किसी भी डाउट की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलेख लेखन क्या है या आलेख किसे कहते हैं। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। यहां पे कहा जा रहा है, सबसे पहली बात तो इसे समझने की जरूरत है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस समझ लीजिए। गद्य लेखन की विधा है। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी विषय पर लेखक के सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं, मतलब किसी विषय पर उससे जुड़े सभी पहलुओं पर लेखक के सम्यक विचार होते हैं, यही आलेख है। ठीक है, क्या है, इसमें लेखक किसी एक विषय पर विचार विश्लेषण के साथ अपना दृष्टिकोण, अपना विचार, अपना नजरिया प्रस्तुत करता है। बेहद साधारण शब्दों में इसे समझ लीजिए, बस यही है कि आलेख उसे कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार, अपना दृष्टिकोण या अपना नजरिया प्रस्तुत करता है। लेखक क्या सोचता है, उसके क्या विचार हैं, इसे ही रखना, इसे ही प्रस्तुत करना आलेख लेखन होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में हम थोड़ी और बात करें तो यह है कि आलेख आकार में लेख से बड़ा होता है, साथ ही निबंध से छोटा होता है। आलेख को निबंध का एक छोटा रूप माना जाता है, लघु रूप माना जाता है, परंतु निबंध में संकेत बिंदु होते हैं, परंतु यहाँ आलेख में किसी भी प्रकार के संकेत बिंदु या आलेख लिखते समय उसमें किसी भी प्रकार की हेडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। आलेख कैसे लिखा जाए इसके संबंध में मैं आपसे पूरा आगे डिटेल में चर्चा करूंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि आप आलेख को अच्छे से समझ सके। तो अब बात करते हैं कि किसी आलेख में, किसी अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या फिर हम यह कह सकते हैं कि आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आलेख लिखने वाले अर्थात लेखक को संबंधित विषय पर सम्यक ज्ञान एवं चिंतन होना चाहिए। देखिए, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो आलेख लेखन एक पत्रकारीय लेखन है जिसे कोई अनुभवी पत्रकार लिखता है। अनुभवी पत्रकार कहने का मतलब यह है कि कोई अभी नया नया पत्रकारिता से जुड़ा है, वह भी आलेख शायद उतना अच्छे से नहीं लिख सकता है। आलेख लिखने के लिए पत्रकारिता और किसी भी विषय पर, जिस विषय पर आलेख लिखना है उस विषय पर लेखक को अच्छा ज्ञान, भली प्रकार ज्ञान और सम्यक चिंतन होना चाहिए, तो ही वह एक अच्छा आलेख लिख सकता है। इसीलिए आलेख लेखन अधिकतर अनुभवी पत्रकारों द्वारा की जाती है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आलेख नवीनता एवं ताजगी से संपन्न होना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आलेख में लेखक के अपने विचार होते हैं, लेखक का अपना दृष्टिकोण, किसी भी विषय पर उसका क्या नजरिया है। यदि उसमें नवीनता नहीं है, जैसे आम लोग किसी विषय पर सोचते हैं या बात करते हैं या उस बात को मान लेते हैं, यदि लेखक उसी बात को लिखता है अपने आलेख में, फिर नवीनता कैसी, फिर वही घिसे पिटे विचार है जो एक आम धारणा बनी हुई है, फिर न तो उसमें नवीनता होगी, न तो रुचिकर होगा और न तो उसमें कोई ताजगी होगी। आपके अपने विचार भी हो ही नहीं सकते। यदि आप लोगों के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के विचारों से आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपके अपना दृष्टिकोण कहाँ गया, कुछ भी नहीं।
इसलिए आपका जब अपना विचार होगा, आप क्या सोचते हैं, यदि मैं कहूं यह पेन है तो मेरे इस पेन के संबंध में मेरे अपने विचार हो सकते हैं, आपके अपने विचार अलग हो सकते हैं। इसीलिए विचार जब आपके अपने होंगे, आपका अपना दृष्टिकोण होगा सोचने का, तो ही उसमें नवीनता और ताजगी होगी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आलेख में जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि समाचार या अखबार, न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं। अगर बात यही है, इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर आपके अपने विचार, अपना दृष्टिकोण लोगों से डिफरेंट नहीं होगा, उनसे अलग नहीं होगा, फिर उसमें कोई रुचि नहीं होगी। आलेख ऐसा होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो ऐसा ना हो कि वो 2-4 लाइन पढ़ा, उसके बाद वो उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ रहा है तो उसमें उस आलेख को पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ जाए, ताकि वह उसे पूरा पढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, क्या गुण होने चाहिए या हमें किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? लेखक के विचार बेबाक एवं स्पष्ट होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसलिए पहली बात तो यह है कि अपने विचार, अपना दृष्टिकोण रखने के लिए आपको बेबाकी से रखना चाहिए। बेबाकी का मतलब यह है कि आप किसी विषय पर अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको इतना फ्रीडम है, इतनी आजादी है कि किसी विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया है, यह आप बेबाकी से रख सकते हैं। मतलब बिना डरे या किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना आप किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वह विचार, जिस विषय पर आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, वह विचार बेबाक होना चाहिए, साथ ही स्पष्ट होना चाहिए। आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर आप किसी विषय पर लिख रहे हैं तो उसमें अपनी बातों को गोल गोल घुमाते रहिए, पढ़ने वाला पढ़ के पूरा पढ़ भी ले, उसको समझ ही ना आए कि आपके विचार क्या हैं। क्योंकि आलेख में ध्यान दीजिएगा, आलेख में लेखक के अपने विचार होते हैं, उसका अपना दृष्टिकोण होता है। यदि आपके विचार ही क्लियर नहीं है, विचार ही आपके स्पष्ट नहीं है, तो फिर आलेख का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आलेख में लेखक के अपने दृष्टिकोण होते हैं, वह क्या सोचता है उस विषय के बारे में, यही तो उसका अपना विचार है। यदि वह विचार ही स्पष्ट नहीं है तो फिर आलेख कैसा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा सरल, सुगम एवं प्रभावी होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए कि समाज में कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं। तो आपकी भाषा इतनी क्लिष्ट या इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसे समझ ना सके। कोई आम आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनती है, मजदूर है, किसान है, यदि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह भी अगर आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है, आपके आलेख को पढ़ रहा है, तो भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि वह भी उस आलेख को समझ सके, आपके विचारों को समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, वह एक आम आदमी भी पढ़ के समझ सके। साथ ही कहा गया है कि प्रभावी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, पर आपको उसमें उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप आलेख में अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए आलेख को प्रभावशाली बनाइए। साथ ही सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि जो कोई भी उसे पढ़ रहा हो वह आपके विचारों को अच्छी प्रकार से समझ पाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आलेख को इंटरेस्टिंग, जिज्ञासापूर्ण, रुचिकर बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि एक बार जो बात आपने कह दी उसको बार बार रिपीट मत कीजिए। आपसे पहले ही जो कहा गया कि लेखक को उस विषय पर, जिस विषय पर वह आलेख लिख रहा है, यदि पूरा ज्ञान है, सम्यक चिंतन है कि किन किन पहलुओं पर उसे बात करनी है, क्या मतलब क्या बताना है, किन किन पहलुओं पर चर्चा करनी है, किन बिंदुओं को हमें उल्लेख करना है, यदि यह स्पष्ट रहेगा, यह क्लियर रहेगा, तो उसे अपनी बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बातों को, एक ही बात को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है।
आलेख लेखन में विवेचन एवं विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आलेख में लेखक के अपने विचार होते हैं और वह विचार विवेचन एवं विश्लेषण शैली के साथ प्रयोग होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आप कोई कथा या कहानी का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। किसी विषय पर विवेचन के साथ, आप विश्लेषण के साथ, तर्क वितर्क के साथ अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप विवेचन एवं विश्लेषण शैली का प्रयोग करें। अब देखिए, विवेचन और विश्लेषण का मतलब क्या है। विवेचन का मतलब यह है कि किसी विषय पर आप अपने सम्यक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, और विश्लेषण का अर्थ यह होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आलेख कैसे लिखा जाए इसके लिए विश्लेषण क्या है इसे समझिए। विश्लेषण का मतलब यह है कि आप जिस मुद्दे पर या जिस भी विषय पर आलेख लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित क्यों और कैसे, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनका उल्लेख कीजिए, उन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सपोज मान लीजिए, जैसे आप आतंकवाद पर या नक्सलवाद पर या किसानों की समस्या पर एक आलेख लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप किसानों की समस्या पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको यह बताना, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना जरूरी है कि दिन ब दिन किसानों की गंभीर समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, या आपके हिसाब से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है कि किसानों की समस्याओं को किस प्रकार कम किया जा सकता है, उन्हें किस प्रकार, मतलब किसानों को किस प्रकार उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जा सकता है, तो क्यों और कैसे, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उन पर आपके अपने विचार प्रस्तुत होने चाहिए। आपका क्या दृष्टिकोण है यह आप उस पर प्रस्तुत कीजिए। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे निजात दिला सकते हैं, पर वह विचार तर्क संगत होना चाहिए। यूं ही हवा में उड़ने वाला कुछ भी नहीं हो सकता है ना, तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल बातें होनी चाहिए। इस प्रकार आपको मुद्दे से जुड़े हुए, संबंधित विषय से जुड़े हुए क्यों और कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना ही विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं कि ये जो आलेख होता है, आर्टिकल होता है, हमें इन किन किन विषयों पर हम इसे लिख सकते हैं। तो आलेख ज्वलंत मुद्दों, समसामयिक विषयों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्ति, चरित्र या अवसर आदि पर लिखे जाते हैं। सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्वलंत मुद्दों या समसामयिक विषयों का मतलब यह है कि जो तत्कालीन घटित घटना है, जो करंट घटना होती है, ज्यादातर आलेख उसी विषयों पर लिखे जाते हैं, परंतु उसके साथ साथ प्रसिद्ध विषयों पर भी लिखे जाते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण कोई चरित्र है, साथ ही अवसर। यहाँ पर अवसर से तात्पर्य यह है जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस प्रकार के जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उन्हें यहाँ पर अवसर से लिया गया है। तो इन सारे विषयों पर आर्टिकल या आलेख लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कि आलेख लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अच्छे आलेख में किन किन गुणों को होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी बातें। बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि किसी भी विषय पर आर्टिकल या आलेख कैसे लिखें। आइए देखते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आलेख से संबंधित जो प्रश्न आता है, अधिकतर उसमें टॉपिक का नाम दे दिया जाता है कि किस विषय पर आलेख लिखना है। जैसे आपका प्रश्न इस प्रकार होता है कि फिल्मों में बढ़ती हिंसा पर आलेख लिखिए, या किसानों की समस्या पर आलेख लिखिए, या आतंकवाद अथवा नक्सलवाद पर आलेख लिखिए। तो अधिकतर आपके प्रश्न में टॉपिक का नाम दे दिया जाता है कि किस टॉपिक पर आपको आलेख या आर्टिकल लिखना है। फिर भी आपका प्रश्न कभी कभी इस प्रकार भी हो सकता है कि किसी ज्वलंत मुद्दे या समसामयिक विषय पर आलेख लिखिए। अब ऐसी स्थिति में आपको टॉपिक का चुनाव स्वयं करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम किस प्रकार आलेख लिख सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है
शीर्षक चयन अर्थात टॉपिक का चुनाव। अगर आपके प्रश्न पत्र में टॉपिक दिया है तो जब आप लिखेंगे, अब आप इमेजिन कर लीजिए कि यह आपका एक पेज है और अधिकतर आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है, मतलब सिर्फ एक पृष्ठ भर का, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले शीर्षक का चुनाव। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको टॉपिक चुनने का स्वयं मौका दिया जाता है तो वो जो टॉपिक होता है उसका नाम बहुत बड़ा नहीं होता है, 3 से 5 शब्दों का नाम होता है, जैसे फिल्मों में बढ़ती हिंसा, किसानों की समस्या एवं समाधान, मजदूरों की समस्या, गांव में गंदगी की समस्या। आप देख रहे हैं कि अधिकतर 3, 4 या मैक्सिमम 5 शब्दों का ही शीर्षक होता है, इतना ही बड़ा हो तो बेहतर है। ठीक है, तो शीर्षक का चुनाव यह बात हो गई। उसके बाद जो बात आती है कि विषय से संबंधित पहलुओं पर विचार कर लें। यह देखिए, यह सिर्फ आपको समझने के लिए है, किस प्रकार आप लिखेंगे इस बात को समझिए। विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर ले, परंतु आलेख में लिखते समय किसी भी संकेत बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। मान लीजिए कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं, निबंध नहीं, आप आलेख लिख रहे हैं किसानों की समस्या एवं समाधान, तो आपका टॉपिक, आप अपना टॉपिक का नाम यहां लिखेंगे कि किसानों की समस्या एवं समाधान। अब आप अपने मन में यह विचार कर ले कि अब देखिए, किसानों की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अगर हम पॉइंट वाइज बात करने लगेंगे तो कई सारे पॉइंट बनेंगे कि पानी की समस्या है, आर्थिक स्थिति की समस्या है, खाद एवं बीजों की समस्या, इस प्रकार कई सारी समस्याएं हैं। पर यह तो कहा जाता है कि आप आलेख में सभी पहलुओं पर विचार करें, पर व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। अगर आपको एक पृष्ठ का लिखना है तो आप उसमें कई पॉइंट पर विचार नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहले विचार कर ले, 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, छोटे छोटे जिस प्रकार आप पॉइंट कर सकते हैं। तो अपने मन में यह विचार कर ले कि किसानों से संबंधित जो समस्या है उस पर आप चूज कर ले कि किन 2 समस्याओं पर आप बात करना चाहते हैं, जिस पर आप कर सकते हैं 2 या 3 या एक ही टॉपिक पर, जो भी है उस बिंदु को अपने मन में विचार कर ले। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर आपने किसानों की 2 समस्याओं पर विचार किया है कि आप 2 समस्याओं का उल्लेख करेंगे अपने आर्टिकल में, तो आप किसी भी ऐसे बिंदु या नंबर 1, नंबर 2 इस प्रकार समस्या का न तो संकेत देंगे, न तो कोई पॉइंट होता है और न ही किसी प्रकार की हेडिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको आलेख सिर्फ पैराग्राफ में लिखना होता है। और ध्यान दीजिए कि पैराग्राफ चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक करने वाला है वह आपका आर्टिकल पूरा पढ़े ना पढ़े, परंतु आपका प्रोसेस जरूर देखेगा कि आपने किस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो पैराग्राफ को चेंज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी पूरी बात को एकदम कथा की तरह लिख दे, ऐसा नहीं है। आपको आर्टिकल, जैसे आपने 5-6 लाइन लिखा, एक बिंदु पर अपने विचार प्रस्तुत किए, देन आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि विषय को तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना होता है। अब आपने यहाँ पर अपने शीर्षक का, अपने टॉपिक का नाम लिख दिया। अब जो पहला पैरा होता है, मान लीजिए यह आपने 3, 4, 5 लाइनों का ये जो एक पैरा आप बनाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या होता है लिखने का जो तरीका है कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेके चल लेते हैं कि किसानों की समस्या एवं समाधान, आपका टॉपिक का नाम हो गया। अब आप किसानों से जुड़ी जो समस्या है उससे तत्कालीन घटित किसी घटना का उल्लेख करेंगे। तत्काल में, करंट में कोई घटित घटना है तो उस घटना से ही आप शुरुआत करेंगे कि इस डेट में ऐसी समस्या हुई। यहां से आप पहले ही पैराग्राफ में तत्कालीन घटित घटना का उल्लेख करेंगे और उस घटना का समाज पर या हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बताएंगे। साथ ही उस घटित घटना पर सरकार का क्या रवैया रहा है, सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं, आप उस बात को उल्लेख करेंगे। 5-6 लाइनों में उस बात को आप लिखेंगे। और ये जो बात होती है कि तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जैसे ही आप किसी करंट घटना का उल्लेख करेंगे अपने आर्टिकल में एकदम आरंभ में ही, तो वह समसामयिक विषय बन जाता है, ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। मतलब करंट घटना से आपने उसको जोड़ा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित किसी तत्कालीन घटित घटना से उसको जोड़िए। पहले उस घटना का उल्लेख कीजिए, समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ा, सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए, आप पहले पैराग्राफ में उसका उल्लेख करेंगे। उसके बाद आप यहां से पैरा चेंज कीजिए, ठीक है। अब बात आती है दूसरे पैराग्राफ की। तो दूसरे पैराग्राफ में विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण या कोटेशन आदि का प्रयोग करें। अब आप जो भी समस्या, अब जैसे कि आपने किसानों की समस्या पर जिस बिंदु पर आप लिख रहे हैं, तो उस बिंदु से संबंधित कोई तथ्य हो, कोई आंकड़ा हो, कोई उदाहरण हो या कोई कोटेशन कह सकते हैं उसे कि जैसे किसी विद्वान द्वारा या किसी महापुरुष द्वारा कुछ बातें कही जाती हैं जिसे कोटेशन के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार कोई तथ्य, उदाहरण या आंकड़े हो तो उसे आप दूसरे पैराग्राफ में प्रस्तुत करें, ठीक है, और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें। उसमें कुछ भ्रामक या कोई गलत जानकारी ना दें, ठीक है। उस तथ्य, आंकड़े या उदाहरण को प्रस्तुत करने के पश्चात पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसे 2-3 पैरा में दिया, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। अब विषय से जुड़े क्यों और कैसे, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उस पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आलेख के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया है कि आलेख में लेखक के अपने विचार होते हैं, उसकी अपनी क्या राय है, उस विषय पर उसका क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम जब किसानों की समस्या वाले टॉपिक पर चल रहे हैं, तो अब किसानों की समस्या किस प्रकार कम किया जा सकता है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, क्यों किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, यह जो क्यों और कैसे, यही होता है विवेचन और विश्लेषण शैली। जो आपको कहा गया था ना कि विवेचन एवं विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाता है, तो विश्लेषण का मतलब ही यह होता है कि क्यों और कैसे, उस विषय से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि यह क्यों हो रहा है और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, ये जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पर आप अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपना नजरिया प्रस्तुत करेंगे, परंतु तर्क के साथ लॉजिकल बातें होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 2-3 पैराग्राफ हो गए, ठीक। फिर यह आपको बताया कि कोई भी भ्रामक या संदिग्ध या गलत जानकारी प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है। लास्ट का जो पार्ट होता है, आलेख का समाप्ति वाला अंश रोचक एवं निष्कर्ष परक होना चाहिए। अब आपने जैसे मान लीजिए आपने 1 या 2 जिस भी बिंदु पर बात की, किसानों की समस्या से संबंधित आपने एक बिंदु पर प्रकाश डाला या किसी 2 बिंदु पर प्रकाश डाला, आपको एक ही पृष्ठ लिखना है तो आप एक बिंदु पर ही लिख सकते हैं कि आपके 150 से 200 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, तर्क के साथ, कोई भी भ्रामक गलत जानकारी नहीं प्रदान करेंगे। उसके बाद बात आती है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब यह समाप्ति वाला जो अंश है, जो लास्ट होता है, जहां पर आपको निष्कर्ष देना है, तो वह जो निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है, वह रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब रुचिकर, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे जो पाठक है उसमें जो जिज्ञासा की भावना है तो वह उसे कुछ अच्छी लगे, मोहक हो, रोचक हो, रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग हो और निष्कर्ष परक हो। आप अपने विचार के माध्यम से इस बात को जरूर रखिए कि उस समस्या पर किस प्रकार समाधान दिया जा सकता है, ठीक है, या किस प्रकार उससे कम किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ निष्कर्ष जरूर दें, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे, बस यहीं पर आपकी पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। तो यह मैंने आपको एक उदाहरण के स्वरूप में समझाया है कि इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ एक मतलब पैराग्राफ चेंज करते हुए छोटे छोटे पैरा में एक ही पृष्ठ में अपनी बात को लिखना है। इतना आपके
जो एग्जाम में आता है लिखने के लिए उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल कैसे लिखा जाए यह बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आप किसी एक या दो विषय पर आप आलेख लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो आपको एग्जाम में बड़े अच्छे से आप लिख पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे नंबर भी मिल सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।